पूरे देश में खिसक गई है और उसका प्रभाव पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस कहां पर खड़ी हुई दिखाई देने लगी है। इससे कांग्रेस के लोग विचलित हो गए हैं और विचलित होने के बाद में अब 7 से 18 वर्ष के बच्चे को पाठ पढ़ाने की बात कर रहे हैं, विचारधारा में जोड़ने की बात कर रहे हैं, कांग्रेस की सदस्यता दिलाने की बात कर रहे हैं। वास्तविक में ये जो उम्र है कि 7 से 18 बच्चों के शिक्षा के प्रति मजबूत करना और आने वाले हायर एजुकेशन की तैयारी कराना, ऐसे समय में उनको राजनीति में ढकेलना, ये बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ है। जवाहर बाल मंच के माध्यम से बच्चों को नैतिक पाठ पढ़ाया जा रहा है, बच्चों को इतिहास की शिक्षा दी जाएगी, बच्चों को संस्कृति की शिक्षा दी जाएगी, बच्चों में चरित्र निर्माण के पाठ पढ़ाए जाएंगे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की क्या आपत्ति है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। पिछले 1 दशक से भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की ओर से सदस्यता बढ़ाने के लिए एक पहल की जा रही है, जिसमें ये भी बताया जा रहा है कि 7 उम्र से लेकर के 18 उम्र वर्ष के बच्चों को वे इससे जोड़ेंगे। कांग्रेस की जो रणनीतियां हैं, कांग्रेस की जो विचारधारा है, उसका पाठ बच्चों को पढ़ाया जाएगा। आज इस खास विषय पे हम चर्चा करेंगे और इस विषय पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस से अंशुल जी जुड़े हुए हैं। अंशुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वहीं बीजेपी से उमेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हमारे साथ नागेंद्र वर्मा जी जुड़े हुए हैं। नागेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत कांग्रेस की ओर से मैं करना चाहूंगी। अंशुल जी, किस प्रकार की तैयारियां हैं बच्चों को ये पाठ पढ़ाने की योजना, क्या ये योजना है पूरी? आकांक्षा जी, हमने और आपने बचपन से शास्त्रों में 2 लाइनें कहीं सुनी है कि जब जब जड़ बहुत मजबूत होती है तो तना भी मजबूत होता है और फूल भी बहुत सुंदर खिलते हैं। आज कांग्रेस पार्टी जो है उसी परिपाटी पर कार्य करते हुए नजर आ रही है। विगत 7 वर्षों में हमने बहुत देखा होगा, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के थ्रू जो छद्म पार्टियां आई हुई हैं और जो भारत का इतिहास कहीं ना कहीं तोड़ने और मरोड़ने का काम करती है, तो उसमें भी हमारी यह जिम्मेदारी बनती है कि जो भारत का अविश्वसनीय जो इतिहास है वो कहीं ना कहीं जिंदा बचा रहे। उसमें 2 या 3 प्रकार के हमें उसमें फायदे होंगे। एक तो 7 से 17 वर्ष के बच्चों में जो लीडरशिप क्वालिटी जो डेवलप होगी वो कहीं ना कहीं शोभनीय बात भारतीय राजनीति को भविष्य में देखकर होगी। और जो कांग्रेस का जो इतिहास है, जो स्वतंत्रता सेनानियों का जो इतिहास है, जो देश की आजादी का जो इतिहास है और आजादी के पहले का जो हिंदुस्तान का इतिहास है, वह हमारे आज जड़ तक पहुंचने का कार्यक्रम होगा। उसमें एक फायदा और होगा महोदया, मैं आपको बता देना चाहता हूं। उसमें जो छद्म पार्टियां हैं, जो इतिहास तोड़ मरोड़ के जो हाथ जोड़कर जो गोडसे करने वाली, गोडसे के गुणगान गाने वाली पार्टियां हैं, उनको पेट में दर्द तो अवश्य होगा। तो उसमें यह होगा कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि कौन गोडसेवादी है और कौन हिंदुस्तान में आज गांधीवादी है। तो आज जो हम ये प्रोग्राम जो चला रहे हैं, उस प्रोग्राम के तहत जो देश का आने वाला भविष्य होगा, क्योंकि युवा जो देश है हमारा सबसे युवा देश कहलाता है, जो देश का भविष्य होगा वो सही दिशा और दिशा के साथ एक नए रास्ते में देश को सुदृढ़ बनाने का कार्यक्रम करेगा महोदया। ठीक है, देश के विकास की बात कर रहे हैं उमेश जी, आपसे भी जान लेते हैं कि बच्चों को इस प्रकार से पार्टी में जोड़ना किस प्रकार से आप लोग मांगते हैं, क्योंकि बीजेपी लगातार आरोप भी लगा रही है। देखिए, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ के अंदर में जो नाबालिग बच्चे हैं, 7 से 18 वर्ष तक के बच्चे हैं, उनका एक प्रकार से राजनीतिकरण, या मैं फिर यूं कहूं कि उनको एक प्रकार से कांग्रेसीकरण करने का षड्यंत्र, या फिर मैं यूं कहूं कि जो इस प्रदेश के जो नाबालिग बच्चे हैं 7 से 18 वर्ष तक के, उनके जहन में जहर घोलने का षड्यंत्र कांग्रेस यहाँ पर करने जा रही है और इसे भारतीय जनता पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी और इसका पुरजोर तरीके से विरोध किया जाएगा। अभी मेरे छोटे भाई अंशुल जड़ की बात कर रहे थे, मैं तो इनसे पूछना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ प्रदेश के अंदर में आप ही की सरकार है और आप बात कर रहे हैं कि बच्चों को इतिहास बताने की आवश्यकता है, संविधान बताने की आवश्यकता है। क्या आपको इस प्रदेश के अंदर में जो बच्चों को शिक्षा दी जाती है और शिक्षा के माध्यम से जो उनको इतिहास बताया जाता है, जो संविधान का पाठ पढ़ाया जाता है, क्या आप उससे संतुष्ट नहीं हैं? यदि आप उससे संतुष्ट नहीं हैं तो आपकी सरकार के उन तमाम संबंधित विभागों के अंदर में सुधार करने की निश्चित तौर पे यहाँ पर आवश्यकता मुझको नजर आती है। आप बात कर रहे थे जड़ों की और जड़ें मजबूत करने की, निश्चित तौर पे जड़ें मजबूत होनी चाहिए। आप बात कर रहे थे इतिहास की,
निश्चित तौर पे इतिहास भी इस देश का गर्व करने वाला है। और जिस प्रकार से कांग्रेस का इतिहास रहा है, जिस पार्टी के संस्थापक ही एक विदेशी, एक ब्रिटिश रहे हों, उनको निश्चित तौर पे 137 वर्षों के बाद यदि जड़ें मजबूत करने की चिंता हो रही है, तो समझा जा सकता है कि किस प्रकार से वह आज अपने आप को 137 वर्षों के बाद कमजोर महसूस कर रहे होंगे। और ये उसी कमजोरी का नतीजा है कि आज इस छत्तीसगढ़ प्रदेश के अंदर में उन नाबालिग बच्चों को उनके दिमाग में जहर घोलने का षड्यंत्र करने का जो काम कांग्रेस आगे बढ़ रही है, वो निश्चित तौर पे उसी का नतीजा है। और जिस प्रकार से पहले 1 मिनट, सबसे पहले आप चर्चा इस पे कर लेते हैं, इस पूरे कॉन्सेप्ट को हमारे वरिष्ठ पत्रकार से भी समझ लेते हैं कि वो कैसे देखते हैं। जी नागेंद्र जी। आकांक्षा जी, विषय बहुत ही रोचक है जी, इसको समझना होगा। इस पे राजनीतिक प्रतिक्रियाएं अलग अलग आ सकती हैं, वो उस पार्टी की अपनी नीतियां, अपने विषय हैं जी। लेकिन मुझे लगता है कि देश बहुत तेजी से बदल रहा है। हमने तेजी से बदलते हुए परिदृश्य में खुद अपनी आंखों से देखा है कि किस तरीके से पहले मताधिकार किस आयु वर्ग को मिलता था, फिर उसमें किस तरीके से बदलाव आए, फिर हमने उसमें और भी कमी लाई। ठीक है, बच्चे वोट देने के पात्र नहीं होंगे, जाहिर है, लेकिन हम बच्चों को जब पढ़ाते हैं तो उनको संस्कार की बात करते हैं, उनके अंदर बहुत सारी चेतनाओं को जागरूक करते हैं। और देश के निर्माण में बच्चों की एक अहम भूमिका भविष्य के लिए निश्चित रूप से है। जब हम सोशल स्टडीज में, सामाजिक विज्ञान में उनको बहुत सारी चीज पढ़ाते हैं, प्राइमरी और मिडिल क्लास में हम उनको त्रिस्तरीय पंचायती राज्य के संबंध में बताते हैं, तो जाहिर है उनकी राजनीति में भागीदारी या समझ होनी चाहिए। भागीदारी तो मैं नहीं कहूंगा, यह उचित शब्द नहीं होगा, लेकिन उनकी राजनीतिक चेतना जरूर जागनी चाहिए। और इसको फिर एक बार मैं दोहराना चाहता हूं कि इसमें किसी विषय को मत जोड़िए कि किसी राजनीतिक दल के अपने क्या एजेंडे हैं, उससे उस बच्चे का कोई सरोकार नहीं। उसको सिर्फ भारत के स्वर्णिम अतीत के बारे में जानना होगा, भविष्य के लिए उसको अपनी भूमिका तय करनी होगी। और एक बच्चा जो होता है, इसको हम बच्चा ना समझे, अब बच्चा बदल चुका है। साक्षरता जो है वो हमने जब लोगों को नहीं पढ़ाया तो प्रौढ़ शिक्षा जैसे अभियान चलाए, लेकिन जब अब मोबाइल आ गया है तो हमने देखा कि अब कोई बच्चा भी बच्चा नहीं है, युवा भी अपने से ज्यादा समझ रखता है, बुजुर्ग भी जो है वो अपने ढंग से हर एज में सीखने की क्षमता रख रहे हैं जो इलिटरेट है। पहले वो सिर्फ एक वोटिंग मशीन के सामने खड़े होते थे और पूछते थे कि क्या करना होगा, लेकिन अब वो एक समझ के साथ आ रहे हैं। तो बच्चों को भी आप देखिएगा कि वो मतदान करने जब लाइन में जाते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, नाबालिग बच्चे, तो वो भी बड़ी दिलचस्पी दिखाते हैं कि वो मशीन कैसे काम कर रही है, कैसे यूज हो रहा है। बच्चे अपनी बात करते हैं। मैं आपको इसमें एक बड़ा उदाहरण देना चाहता हूँ। घटना 15-16 साल पहले की है। वार्ड स्तरीय एक चुनाव हो रहा था, उसमें 2 दिग्गज खड़े हुए थे अलग अलग पार्टी से, कांग्रेस और बीजेपी के। उस बीच एक महिला डॉक्टर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़ी हुई थी। अब दोनों दमदार पार्टी के प्रत्याशियों ने जम के वोट बटेरने के जो भी तरीके हो सकते हैं सब अपनाए, बहुत अच्छा प्रचार किया क्योंकि उनके पीछे बड़ी पार्टी का बैनर था। लेकिन वो महिला डॉक्टर को सिर्फ बच्चे अपने घर में अपने पेरेंट्स को बोल रहे थे कि हमको डॉक्टर आंटी को जिताना है। और आप मानेंगे नहीं कि ये माइंडसेट इतना जोरदार था कि वो महिला निर्दलीय प्रत्याशी अप्रत्याशित रूप से जीत गई थी उस चुनाव में। तो ये एक उदाहरण बता रहा हूं कि बच्चे जो हैं वो अब समझ रहे हैं और हमको किस तरीके से उनको मोल्ड करना है इस पे ध्यान देना है। और इसका वाकई में राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, उनको टूल्स नहीं बनाना है, लेकिन बिल्कुल नागेंद्र जी की बात सही कि बच्चों को टूल्स नहीं बनाना चाहिए। जो ये वक्त है 7 वर्ष से 18 वर्ष की उम्र का बच्चों का, वो भविष्य संवारने का वर्ष है उनका, वो अपने आप को निखारना चाहेंगे। इस वर्ष में कहीं ना कहीं बच्चा ये कोशिश करता है कि वो अपने आप को आगे बढ़ाए, अपने भविष्य की वो तैयारी करे। संविधान, क्योंकि देखिए उमेश जी ने भी सवाल ये उठाया था, अंशुल जी आपसे मैं जानना चाहूंगी, क्या संविधान का पाठ जो पढ़ाया जा रहा है क्या उसमें कमी हुई है बच्चों को, कि कांग्रेस की विचारधारा से भी अब जोड़ा जाएगा बच्चों को?
महोदय, मैंने स्टार्टिंग में एक बात कहा था ना कि जो छद्म पार्टी होंगी ना, जो माफीनामा वाली पार्टी होंगी, उनके पेट में दर्द तो अवश्य ही होगा। तो ये आज आपके न्यूज चैनल पर यह सिद्ध हो गया, जिनके पेट में दर्द हो रहा है वो कितनी छद्म पार्टी और कितने माफीनामा पार्टी है। ठीक है, मैं बीजेपी के प्रकांड विद्वान मेरे साथी प्रवक्ता को थोड़ा सा एक सलाह देना चाहता हूं कि अगर वो कोई प्रश्न करें तो उसका जवाब ले लें, प्रश्न करके स्वयं में आंसर लेके, और सूडोनिज्म की राजनीति कम से कम इस न्यूज चैनल पर बैठकर ना करें, ये मेरे सलाह है। देखिए, कई आपत्ति है प्रियंका, एक मिनट, एक सेकेंड, कड़ी आपत्ति है। मैंने अपना वक्तव्य पूरा किया और एंकर जवाब ले लीजिए, जवाब लेने का साहस रखिए। जवाब ले लेते हैं पहले। आप जवाब ले लीजिए, आप जवाब ले लीजिए, आप साहस रखें महोदय, साहस रखें। देखो, इन्होंने लंबा प्रवक्ता है तो संविधान की चर्चा के लिए ज्यादा वक्त नहीं है चर्चा के लिए। कृपया जवाब ले लेते हैं। उमेश जी 2 मिनट दीजिए, इनसे जवाब ले लेते हैं, फिर मैं आपके पास तुरंत आऊंगी। अंशुल जी बोलेंगे। उनकी हालत बिल्ली खम्मा ने हो जाएगी। मुझे पता है ना कि जो छद्मवाद रहेगा वो उसके पेट में दर्द होगा, और ये देखिए जो बना रहे हैं मेरे समाज को, उनका पेट में दर्द हो रहा है। समय की कमी है हमारे पास, कृपया एक एक करके बोलिए। मैं जवाब होंगे। अंशुल जी, मैं पहले उमेश जी से ही सुन लेते हैं हम। उमेश जी का मैं जवाब देना चाहता हूं कि जो संविधान वाली बात उन्होंने उठाई है, जो देश के इतिहास वाली बात उन्होंने उठाई है, तो आकांक्षा जी, आप पिछले 7 वर्षों में, आप भी युवा हैं, पिछले 7 वर्षों में देख रही होंगी कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कितनी तेजी से देश में पूरे अपना पैर पसारते जा रही है। जो देश का इतिहास है उसके साथ कहीं ना कहीं खेलने का कार्यक्रम किया जा रहा है। और तीसरी बात मैं यह बोल रहा हूं कि अगर इसके माध्यम से पंचायतों में जाकर अगर युवाओं के पहले किशोर अवस्था में जो बच्चे होते हैं, उनमें अगर लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होगी, तो बीजेपी के पेट में इतना दर्द क्यों होता नजर आ रहा है? मुझे तो यह समझ में नहीं आ रहा है। भाई, अगर आप सच्चे हैं, संविधान को मानते हैं, तो उसका समर्थन करिए। आप क्यों इस चीज का राजनीतिकरण करना चाहते हैं? क्यों आपकी पेट में दर्द हो रहा है? आप क्या कहीं ना कहीं यह सिद्ध करते हुए नजर आ रहे हैं कि आप माफीनामा वाले लोग हैं? क्या आप यह सिद्ध करते नजर आ रहे हैं कि आप गोडसे को अपना भगवान मानते हैं, उनकी आइडियोलॉजी पर चलते हैं? आप इस चीज को अपने आरएसएस के संगठन में जाके चीजों को तय करिए ना कि आप गांधी के देश में रहते हैं तो गांधी को मानते हैं कि आप गोडसे को मानते हैं। प्रज्ञा ठाकुर जैसे तो नहीं मानते ना। अंशुल जी जवाब भी ले लेते हैं। अंशुल जी जवाब भी ले लेते हैं। जी उमेश जी, सीधा प्रश्न है मेरा, तो सीधा जवाब दे, इसका राजनीतिकरण न करे, ऐसा उम्मीद करता हूं मैं। ठीक है, उमेश जी से जवाब ले लेते हैं। जी देखिए, आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार जी ने अभी जिस प्रकार से वक्तव्यों को यहाँ पर रखा और उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि बच्चों का मानसिक विकास होना चाहिए, सांस्कृतिक विकास होना चाहिए, राजनीतिक परिपक्वता। गोडसे का जवाब ले लीजिए, जिस लीडरशिप क्वालिटी डेवलपमेंट का जवाब ले लीजिए, विकास की बात करने वाले गांधी की भी राजनीति करूंगी, लेकिन पहले जिस विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं, बच्चों को लेकर के, बच्चों के भविष्य को लेकर के, पहले उसमें जवाब ले लेते हैं। जी उमेश जी, देखिए, जिस प्रकार से इस डिबेट को रंग देने का प्रयास किया जा रहा है, और मैं बहुत गंभीरता से जी उमेश जी कंटिन्यू करिए। क्या हो रहा है? ये कैसे लोगों को आप बुला लेते हैं? ये किस प्रकार का डिबेट हो रहा है? डिबेट की एक मर्यादा है, गरीब लोग सोनिया गांधी, राहुल गांधी और परिवार के चरण हो जाएंगे। मेरे को पता है इनके पास जवाब नहीं है, इनके मुंह पे दही जल जाएगा। अंशुल जी जवाब सुन लीजिए ना। अंशुल जी, सवाल आपने खड़ा किया है, एक बार जवाब भी सुन लीजिए। इसने संतों के ऊपर गोली चलाने का काम किया था, वह भी आने वाली पीढ़ी से पूछना चाहिए। और में बैठ कर जहर घोलने का काम कर रहे हैं। जवाब है हो गया है छत्तीसगढ़ प्रदेश के आने अवस्था के बच्चों में लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होगी क्या? ठीक है, हम मुद्दे से भटक रहे हैं। हम जिस विषय पे चर्चा कर रहे थे वो ये है कि क्या बच्चों को जिस प्रकार से राजनीति में सुधारा जाए, जिस प्रकार से विचारधारा की बात यहाँ पे आ रही है, कांग्रेस की विचारधारा यहाँ पे बच्चों को पढ़ाई जाने की बात आ रही है, तो क्या इस पे उतारा जाए? इस पे हम कंटिन्यू करते हैं। उमेश जी आपसे जवाब ले लेती हूँ, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। एक अंतिम बात कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा और संभवतः इस डिबेट से भी मैं रुखसत लूंगा। जिस प्रकार से अंशुल ने यहाँ पर कहा कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जड़ें इतनी कमजोर है, 137 साल पुरानी जड़ें इतनी कमजोर है, जिसको एकमात्र व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने हिला दिया।
और देश से लेकर के छत्तीसगढ़ तक कांग्रेस के तमाम नेता इस बात पे लग गए हैं कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने कांग्रेस के इतिहास को हिला दिया। अगर इतना ही कमजोर कांग्रेस का अगर जड़ है तो स्पष्ट हो चुका है कि इस देश के अंदर में, इस प्रदेश के अंदर में की कहीं कोई जगह नहीं बची है। जवाब नहीं है इनके पास। चलिए ठीक है, सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक अंतिम सवाल नागेंद्र जी, मैं आपकी ही ओर आना चाहूंगी। बच्चों की बात यहाँ पे हो रही है, भविष्य संवारने की बात यहाँ पे हो रही है, और इस प्रकार की जब चीजें सामने आ जाती है, राजनीतिकरण से संबंधी बातें जब बच्चों के भविष्य पे हावी होने लग जाती है, तो क्या बच्चों का भविष्य संवरेगा? किस प्रकार से देखें इस पूरे चीजों को? देखिए, मैंने एक चीज कही थी कि बच्चों को हमको हथियार नहीं बनाना है, उनको टूल्स नहीं बनाना है राजनीति का, सिर्फ उनके अंदर चेतना जागरूक करना है और बच्चे अपनी विवेक से समझे। क्योंकि इसको आप यूं समझ लीजिए कि बच्चे तो पढ़ते हैं सारी चीजें और राजनीति के विषय को भी पढ़ते हैं, उनके पाठ्यक्रम में सामाजिक विज्ञान में सारी चीजें हैं कि क्या क्या होता है, कैसे होता है। हम जो प्रक्रिया के बारे में कल्पना कर रहे हैं या जो अवधारणा भी आ रही है, उसका अर्थ यह है कि वो एक तरीके से उनको प्रैक्टिकल कराया जाएगा, प्रयोग कराया जाएगा और वो अपने विवेक से उस चीज को समझेंगे। और हमको जो चीज है वो सत्यता के सामने उनके सामने रख देना है। क्योंकि आप उदाहरण के तौर पे देख लीजिए कि मोबाइल जो है किसी के हाथ में होता है तो कोई बच्चा उसका अच्छा इस्तेमाल पढ़ाई में कर सकता है और कोई बच्चा उससे गेम खेल सकता है। तो इसमें मोबाइल का कहीं दोष नहीं है, सिर्फ हम ये सोचते हैं कि वो चीज उसको किस तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। तो अगर हम उसको राजनीतिक चेतना से जोड़ना चाहते हैं, कार्यक्रमों में उसको शामिल करना चाहते हैं, तो एक तरीके से हम उसको प्रयोगवादी बना रहे हैं, उसको समझा रहे हैं, व्यवहारिकता समझा रहे हैं उसको। लेकिन अगर इसके तहत उसको कोई एक समझ लीजिए कि हम उसके अंदर कोई विचारधारा थोपने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल तर्क संगत नहीं होगा। बिल्कुल, देखिए, तो इस उम्र के बच्चों पर विचारधारा थोपना तर्क संगत नहीं होगा। साथ ही ये जो वर्ष है, ये जो उम्र है बच्चों की 7 से लेकर के 18 वर्ष, किसी भी प्रकार से राजनीतिक टूल बनाने की कोशिश यहाँ पे नहीं करनी चाहिए बच्चों की, खासतौर पर जब वो अपने भविष्य संवारने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। बहरहाल इतना ही इस विषय पे, आगे अन्य विषय पे भी हम चर्चा करेंगे। तब तक से बने रहिए साधना न्यूज के साथ। छत्तीसगढ़ में सरकार के आर्थिक बदहाली की स्थिति को दिखा रही है। ये हम लोग लगातार बोल रहे हैं कि सरकार केवल कर्जा ले रही है और कर्जे के ऊपर अब कर्जा चुकाने के लिए कर्जा ले रही है। इस प्रकार के आखिर बैंक को कार्रवाई करने की क्या जरूरत पड़ी? स्वाभाविक रूप से बैंक कार्रवाई करती है, उसके पहले नोटिस जारी किया जाता है, एक समय अवधि तय किया जाता है, इतने के दिन के अंदर में यदि राशि पटा दी जाए, और उसके बाद में भी जब डिफॉल्ट होता है उसके बाद में बैंक उसमें अधिकृत कार्रवाई करती है। निश्चित रूप से जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में सरकार चल रही है और केवल कर्जा ही कर्जा जो ले रही है, आज स्थिति ये हो गई है कि आपकी संपत्ति को भी बैंक जब्ती कर रही है, कुर्की कर रही है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के आर्थिक वाली हालत क्या है। ये केवल दिखाने के लिए, बोलने के लिए सरकार जो भी कहे, लेकिन आज ये कहने में कोई संदेह नहीं, छत्तीसगढ़ न केवल कर्जा में डूबती जा रही है बल्कि आर्थिक दिवालियापन के कगार पर खड़ी हुई है। रेंटल कॉम्प्लेक्स को बैंक ने सीज किया है और जिससे लेकर डॉक्टर रमन सिंह जी ने ट्वीट किया है, वह रमन सरकार के भ्रष्टाचार का जीता जागता नमूना है। रमन सरकार की अदूरदर्शिता के कारण 2 लाख स्क्वायर फीट का यह कॉम्प्लेक्स बनाया गया है, जिसका मात्र 10% हिस्सा ही बिका और 6% हिस्सा ही किराए में गया। इसका कास्ट कमीशन खोरी के कारण इतना ज्यादा बढ़ गया कि 10,000 रुपये स्क्वायर फीट वहां की कीमत बैठती है, जो आज पुराने रायपुर के महत्वपूर्ण व्यावसायिक कॉम्प्लेक्सों से भी कई गुना ज्यादा है। तो डॉक्टर रमन सिंह जी को इसमें सवाल खड़ा करने के पहले आत्मावलोकन करना चाहिए कि उनकी अदूरदर्शिता, कमीशन खोरी, भ्रष्टाचार के कारण छत्तीसगढ़ की जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा ऐसे फिजूल के निर्माणों में लगा है। अब आज वे आत्मावलोकन करने के बजाय हमारी सरकार पर जो सवाल खड़ा कर रहे हैं, यह डॉक्टर रमन सिंह जी के राजनीतिक अवसरवादिता का नमूना है। इससे छत्तीसगढ़ में सरकार के आर्थिक बदहाली की स्थिति को दिखा रही है। ये हम लोग लगातार बोल रहे हैं कि सरकार केवल कर्जा ले रही है और कर्जे के ऊपर अब कर्जा चुकाने के लिए कर्जा ले रही है।
इस प्रकार के आखिर बैंक को कार्रवाई करने की क्या जरूरत पड़ी? स्वाभाविक रूप से बैंक कार्रवाई करती है, उसके पहले नोटिस जारी किया जाता है, एक समय अवधि तय किया जाता है, इतने के दिन के अंदर में यदि राशि पटा दी जाए, और उसके बाद में भी जब डिफॉल्ट होता है उसके बाद में बैंक उसमें अधिकृत कार्रवाई करती है। निश्चित रूप से जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में सरकार चल रही है और केवल कर्जा ही कर्जा, बात है राज्य सरकार की ओर से निर्माण कार्यों पर लिए जाने वाले कर्ज की। इस खास विषय पे हमारे साथ चर्चा करने के लिए कांग्रेस की ओर से हमारे साथी अंशुल मिश्रा जी मौजूद हैं, वहीं वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हमारे साथ नागेंद्र वर्मा जी मौजूद हैं। आप दोनों ही साथियों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। मूल रूप से देखा जाए, अलग अलग विकास कार्य, अलग अलग निर्माण कार्य हो रहे हैं प्रदेश के विकास में। वहीं साथ ही हमारे साथ उमेश भरमोरी जी भी बीजेपी से जुड़ चुके हैं। उमेश जी, आपका भी स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे राज्य सरकार की ओर से लिए जाने वाले कर्ज पर। नया रायपुर विकास प्राधिकरण नया रायपुर को डेवलप करने के लिए अलग अलग कार्य योजनाएं बनाई गई और इस दौरान कुछ कार्य योजनाओं में कर्ज भी यहाँ पे लिया गया। अब इस कर्ज के लिए कहीं ना कहीं एक सियासी बवंडर भी खड़ा हो चुका है। राज्य सरकार के ऊपर जो कर्ज का बोझ है वो लगातार बढ़ रहा है। लेकिन दूसरी ओर देखा जाए तो यहाँ पे कांग्रेस एक आरोप लगा रही है कि जो तमाम कर्ज है वो पूर्ववर्ती सरकार यानी कि बीजेपी की ओर से ही लिया गया कर्ज है। चर्चा की शुरुआत मैं करना चाहूंगी उमेश जी से ही। उमेश जी, एक बड़ा आरोप नया रायपुर विकास प्राधिकरण निर्माण, अलग अलग निर्माण कार्य हुए यहाँ पे और उसके बाद कर्ज लिया गया। आरोप सीधे तौर पर बीजेपी पर लग रहा है कि बीजेपी की ही कार्य योजना थी, बीजेपी के का ही ये पूरा कर्ज था जिनका खामियाजा आज कांग्रेस सरकार को भुगतना पड़ रहा है। देखिए, मुझको तो तरस आता है कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं की सोच के ऊपर, और जिस प्रकार से ये बात कर रहे हैं, ये अपना इतिहास बताते हैं, लंबा इतिहास बताते हैं। मैं तो इनसे पूछना चाहूंगा, क्या सबसे अधिक वर्षों तक 50, 52, 55 वर्षों तक इस देश के अंदर में राज करने वाली कांग्रेस पार्टी ने क्या कभी कर्ज नहीं लिया क्या? और उसके बाद देश भर के तमाम राज्यों के अंदर में या फिर देश के अंदर में उसके बाद जो तमाम सरकारें आई, जो गठबंधन के तहत सरकारें आई, अन्य दल की सरकारें आई, क्या उन्होंने उस कर्ज को भुगतान करने का काम नहीं किया क्या? तो यह तो सबसे बड़ा तमाचा इस कांग्रेस की सरकार के ऊपर है। और जिस प्रकार से डिफॉल्ट होने का विषय निकल करके आ रहा है और हम पर आरोप लग रहे हैं, मैं तो स्पष्ट तौर पे कहना चाहूंगा कि बीते 15 वर्षों में हमारे शासनकाल में इस प्रदेश की कोई भी संस्था को डिफॉल्ट होने की नौबत नहीं आई। और प्रदेश के अंदर में जब कांग्रेस की सरकार आती है तो ये कोई पहला मामला नहीं है कि नया रायपुर डेवलपमेंट के इस भूखंड को जब्ती का जो इश्तिहार देख करके यूनियन बैंक के माध्यम से किया गया है। इससे पूर्व भी जो आरडीए है, रायपुर विकास प्राधिकरण है, वह भी डिफॉल्ट हो चुका है। तो यह सरकार किस प्रकार से कर्ज लेकर के घी पीने का काम कर रही है वह प्रदेश की जनता के सामने है। और आकांक्षा जी, एक कहावत है कि जितनी चादर होती है उतना आपको पैर फैलाना चाहिए। और जिस प्रकार से मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीते 3 वर्षों के अंदर में भूपेश बघेल के नेतृत्व में इस प्रदेश के अंदर में 51,000 करोड़ का कर्ज लेने का काम इस सरकार ने किया है। और ये केवल 51,000 करोड़ का कर्ज नहीं है, जो ऋण भार है, जो अनुमानित राजस्व आय है, उससे 106% अधिक। इसका सीधा सा तात्पर्य है कि आपकी जितनी चादर थी उससे 106% अधिक आपने फैलाने का काम किया है। और जो आपकी राजस्व आय होनी है 2021-22 में, वो 79,000 करोड़ के आसपास होनी है। और जबकि आपका जो कर्ज का प्रतिशत है उससे 22% अधिक आप कर्ज ले चुके हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि जितनी चादर थी उससे कहीं अधिक इन्होंने पैर फैलाने का काम किया है। और ये जो मामला निकल करके आया है यूनियन बैंक के माध्यम से इश्तिहार देकर के भूमि पे अपना अधिकार जताने का, जिस प्रकार से कब्जा करने का या जिस प्रकार से लोन नहीं पटाने का, डिफॉल्ट होने का, यह सीधे तौर पर भूपेश सरकार की कंगाली का जीता जागता उदाहरण है। और यह उदाहरण है कि इनके नेतृत्व में सरकार चलाने का इनको जरा भी अनुभव नहीं है, जरा भी अंदाजा नहीं है। और इनकी अयोग्यता का यह जीता जागता प्रमाण है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि यह सरकार कतरी ओढ़ करके घी पी करके सरकार चलाने का काम इस प्रदेश के अंदर में चल रहा है।
अलग अलग आरोप लग रहे हैं। अंशुल जी, रिटेल कॉम्प्लेक्स का निर्माण हुआ, इसमें एक बड़े कर्ज में आज प्रदेश सरकार डूब चुकी है, बैंक भी यहाँ पे अब सरकार पर हावी हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? मेरे साथी प्रवक्ता अभी बहुत बड़ा वक्तव्य, बहुत बड़ा गुरु ज्ञान दे रहे थे आपके चैनल पर बैठकर, तो उसी गुरु ज्ञान को आगे बढ़ाते हुए बिल्कुल ऑथेंटिक और अर्थशास्त्रियों की बात मैं करना चाहता हूं। तो अर्थशास्त्र हिंदुस्तान का जो यह कहता है कि जो राज्य जितना कर्ज लेता है और कर्ज लेके उसको वहन करता है और वहन करके उसका रेवेन्यू क्रिएट करता है, यह समझ लेना चाहिए कि वह राज्य कहीं ना कहीं प्रगति के पथ पर कार्य करते हुए नजर आ रहा है। उसी की प्रतिभूति है कि आज राज्य की जो जीएसडीपी है वो 7.9 जाते हुए नजर आती है। अब मैं कर्ज की बात करता हूं कर्जा जी भी सरकार से, कि जो भैया वो बात कर रहे थे, मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे वो नरेंद्र मोदी जी को कह रहे हैं। खैर, उनकी मानसिक स्थिति मैं समझ सकता हूं, क्योंकि आज छत्तीसगढ़ में आकांक्षा जी जवाब और मानसिक स्थिति अंशुल जी आप अपनी ठीक कर लें। 21-22 के अंदर में राजस्व आय 79,000 करोड़ रुपए की आपकी अपेक्षित है, और ये फैक्ट के साथ अगर मैं बात कर रहा हूँ और अगर आप मेरी मानसिक स्थिति को चुनौती दे रहे हैं तो आपको अपनी मानसिक स्थिति का जांच कराने की आवश्यकता है। और जिस प्रकार से मैं तो कहूँगा कि आपके तमाम नेताओं की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। आपके ही सवालों का, आपके आरोपों का एक जवाब ले लेते हैं, उसके बाद पुनः पानी वाली पिलाइए, बहुत परेशान हो गए। मैं देखता हूँ ना इस बात का, क्यों इस प्रकार की उलझन में हमारी चर्चा सार्थक चर्चा यहाँ पे नहीं हो पाएगी। हम अपने विषय की बातें नहीं रख पाएंगे अगर आप दोनों ही ऐसे उलझते रहे। आप दोनों ही नेताओं से मेरा अनुरोध है, अंशुल जी आप सभी, उमेश जी आप सभी, आप दोनों ही नेताओं से मेरा अनुरोध है, एक एक करके अपनी बातें रखें ताकि जिस विषय को लेकर के हम कर रहे हैं उस पर एक सार्थक डिबेट हो सके। कृपया कर एक एक करके बातें रखें। बोलूंगा, मुझे पता है बीजेपी की हालत आज थोड़ी सी समस्या भरी हुई है, ठीक है, मेरी संवेदनाएं उनके साथ प्रकट हैं, लेकिन आज मैं थोड़ा सा आपको पिछले 15 वर्ष पुरानी बात बताना चाहता हूँ। ये फिर से रोने लगे। भाई पानी थोड़ा साथी प्रवक्ता सुनिए। अगर इस प्रकार की स्थिति में निर्मित करेंगे मैं आपके जिम्मेदार नहीं छत्तीसगढ़ डूबा हुआ है, चाहता हूँ आज हमें नरेंद्र मोदी सरकार करोड़ रुपए में लेना है। लेते हैं कि छत्तीसगढ़ किस राह की उठा रहा है, कर्ज के तले क्या छत्तीसगढ़ पूर्ण रूप से डूबता नजर आ रहा है? नागेंद्र जी बड़े दर्द में बातें करते हैं। अर्थशास्त्र के सामान्य सिद्धांतों की बात करें तो हमको आवश्यकता पड़ने पर कर्ज की जो जरूरत होती है उसको हम कह सकते हैं कि वो सार्थकता उसकी होती है विकास के लिए, जनहित के कार्यों के लिए कर्ज लेना किसी भी सरकार के लिए अति आवश्यक है। लेकिन इसके अंतर में जो निहित चीजें हैं उस पर गौर करना होगा कि क्या वो जो कर्ज है उसका उपयोग विकास के ही कार्य में किया गया है और उसका सार्थक उपयोग हो रहा है कि नहीं। अन्यथा कई बार यह होता है कि हम ये सोचते हैं कि कर्ज की बात तो हो गई, लगातार प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी जो है वो लगातार बैठ रही है और उसका जो उपयोग है, जो कर्ज लिया गया है वो जमीनी स्तर पे कहीं दिखाई नहीं देता। तो जनता भी ये जानना चाहती है कि जो जनधन है उसका सही उपयोग हो रहा है कि नहीं। और इस पे ये कहना, जब बार बार मौका मिलता है सरकारें बदलती है, जनता क्यों बदलती है सरकारों को? क्योंकि वो अपने पैमाने पे उनका आकलन करती है, उनको जब कहीं पर भी फेलवर मानती है किसी दृष्टिकोण से तब वो दूसरे को अवसर देती है। तो जाहिर है जनता जो है वो एक निर्णायक भूमिका में होती है और जो कर्ज की बात होती है कहीं ना कहीं कर्ज का भार जनता के ही ऊपर आखिर में आता है। तो ये सारी चीजें जो है वो एक सामान्य राजनीति में हम उसको ऐसे सिर्फ विवाद का विषय नहीं मान सकते, इसमें एक जिम्मेदारी की बात होती है। सरकार जो है जनता से चुनी हुई सरकार होती है और जनहित के कार्यों के लिए उसको कर्ज लेना होता है और उसको उसका कार्य दिखाना भी है और कर्जों से मुक्ति भी पाना है, क्योंकि कर्ज से मुक्ति पाने का तात्पर्य यही है कि जनता को खुशहाल रखना है, जनता के ऊपर किसी भी तरीके का दबाव नहीं आना चाहिए।
बिल्कुल, तो जनता ने चुना है सरकार को, तो जनता के ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं आना चाहिए। जिस संपत्ति की हम बात कर रहे हैं, नया रायपुर के रिटेल कॉम्प्लेक्स की, इसके निर्माण की अगर मैं बात करूं तो लगभग 262 करोड़ के निर्माण की इसकी लागत है। अभी भी सरकार पर 158 करोड़ का कर्ज बकाया है। सरकार को ये कर्ज चुकाना है। अंशुल जी, क्या तैयारियां हो सकती है सरकार की? तैयारी मोहतरमा पुरजोर तरीके से चल रही है। भूपेश है तो भरोसा है, जिस हिसाब से हमने 3 वर्षों में काम किया है ऐसे इससे भी निकल जाएंगे। लेकिन मेरा प्रश्न यह है, आज राजनीति से परे उठकर मेरा यह प्रश्न है कि आज केंद्र सरकार से जब छत्तीसगढ़ सरकार का सौतेला व्यवहार जाता है, तब बीजेपी के राष्ट्रीय जो उपाध्यक्ष होते हैं तब उनको ट्वीट का याद क्यों नहीं आता है। आज हमें 46,000 करोड़, जी हाँ, मैं आपके जिम्मेदार न्यूज चैनल पर बताना जा रहा हूं, 46,000 करोड़ रुपए आज सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार से हमको लेना है। उसमें कोयले का पैसा इंक्लूड है और ऑल थिंग्स इंक्लूड है। लेकिन आज तक उमेश जी इस बात का जवाब नहीं दे पाएंगे कि आज तक हमारे पास 3 वर्षों में यह पैसा क्यों नहीं आया। और इसका जवाब भी ले लेते हैं, छोटा सा जवाब उमेश जी रमन राज में 13,000 करोड़। देखिए आकांक्षा जी, ये आरोप लगाते हैं तो जवाब भी सुन लें। और जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रवक्ता 41,000 करोड़ का आरोप लगा रहे हैं, तो मैं तो इन्हीं से पूछना चाहूंगा कि भैया आप पहले अपना डाटा करेक्ट कर लें, या अपने नेता से पूछ ले, भूपेश बघेल जी से पूछ ले। भूपेश बघेल जी कभी चिट्ठी लिखते हैं, कभी बोलते 30,000 करोड़, आपके प्रदेश अध्यक्ष जी बोलते हैं कि 32,000 करोड़, आपके और नेता है वो 35,000 करोड़, आप यहाँ पर 40,000 करोड़ की बात कर रहे हैं। अब आप लोग आपस में मिलकर के तय कर लीजिए, आपके अंदर ही कंफ्यूजन है। और जब इतना है वो कुछ दूर नहीं है, सारा ठीक कर केंद्र की और आकाश से पूछिए ना, बार तो इसका जवाब दीजिए। 40,000 करोड़ आरोपों के मध्य विषय का समय समाप्त होता है। हमारे साथ जुड़े उमेश जी, अंशुल जी, नागेंद्र जी, आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में हमारे साथ हिस्सा बनने के लिए। इस पूरे मामले पर पर्यावरण और आवास मंत्री मोहम्मद अकबर क्या कह रहे हैं, जरा आप भी सुनिए। अभी जो नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण को लेकर एक बैंक की तरफ से एक संपत्ति अटैच करने का मामला सामने आया है, उसमें मैंने डॉक्टर रमन सिंह का भी बयान उसमें देखा है। तो वो उसके बारे में जरा डिटेल जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं कि ये जो भी निर्माण का कार्य हुआ था बगैर सर्वे, बगैर आकलन कराए, और जिस तरीके से जो निवेश हुआ है, बहुत अधिक दर में उसका निर्माण कार्य हुआ है। 2016 में प्रारंभ होके और 2018 के अंत में जाके ये पूरा हुआ है। ये पूरा डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल के समय का है और उनके द्वारा जो निर्माण हुआ है इसमें कुल कर्ज लिया गया था 262.31 करोड़ और जो जमीन इसमें उपयोग में लाया गया वो 2.659 हेक्टेयर। अब सवाल इस बात का है कि ऐसे चीजों का निर्माण हुआ, जो कॉम्प्लेक्स का निर्माण हुआ है, उसका बाजार में किसी प्रकार का कोई मांग नहीं था, कोई सर्वे नहीं था, किसी प्रकार का कोई अध्ययन नहीं किया गया और जमीन में जो निर्माण कार्य हुआ है उस जमीन में निर्माण कार्य में जो राशि इन्वेस्ट किया गया है, आज यदि हम उसको बेचना चाहते भी हैं तो मार्केट में उसकी कीमत आज दिनांक को भी नहीं है जितने की उसकी लागत आई है। अब इसमें जब लागत का कैलकुलेशन होता है तो जो रिटेल कॉम्प्लेक्स का निर्माण कार्य हुआ है उसके आज की डेट में 9,425 रुपए के हिसाब से उसकी लागत आती है। शहरी क्षेत्रों में, पंडरी में, जो भी देवेंद्र नगर में, पंडरी में जितने भी कॉम्प्लेक्स का निर्माण हुआ है और जो मार्केट में विक्रय के लिए है, यदि उससे आकलन किया जाए तो नवा रायपुर विकास प्राधिकरण में आज भी जो कीमत निर्धारित है वो उससे भी अधिक है और इस कारण वो उसका विक्रय नहीं हो पा रहा है। अब यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से 169 करोड़ रुपए के जून 2016 में प्राप्त किया गया और उसके बाद आंकड़ा मैं आपकी जानकारी में देता हूं कि 2016 से 31/12/2018 को इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ। जो ऋण प्राप्त किया गया था उसमें 20.71 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है और 30 जून 2021 की स्थिति में 158.29 करोड़ का ऋण अभी बकाया है।
अब भवन में कुल विक्रय योग्य कारपेट एरिया जो है वो 2.64 लाख है जो हम बेच सकते हैं। इसमें से 10% यानी 0.27 लाख कारपेट एरिया का मात्र विक्रय हुआ है, बाकी अभी बचा हुआ है वो उसका विक्रय नहीं हो पा रहा है। भवन में 2.20 लाख कारपेट एरिया आवंटन विक्रय हेतु शेष है, लेकिन बार बार प्रयास करने के बाद भी इसका विक्रय नहीं हो पा रहा है। और यदि इसका विक्रय हो जाता तो ये सारा का सारा ऋण पटा दिया गया होता। तो कुल मिला के वर्तमान में जो स्थिति निर्मित हुई है, यदि बनाने के पहले इस बात का आकलन कर लिया जाता कि ये जो रिटेल कॉम्प्लेक्स जो बनाया जा रहा है इसका विक्रय हो जाएगा, इसकी मांग है कि नहीं है, बिना मांग देखे, बिना उपयोगिता देखे डॉक्टर रमन सिंह ने ये निवेश किया है। और तत्कालीन सरकार 2016 से 2020 के समय इसका निर्माण का कार्य हुआ है। बार बार प्रयास के बाद भी 10% से अधिक ये विक्रय नहीं हो पा रहा है। आज भी यदि ये विक्रय हो जाए तो ये पूरा का पूरा एक पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स जो है इसका पूरा कर्ज भी पड़ जाएगा। लेकिन गलत निवेश के कारण ये स्थिति निर्मित हुई है, इसका ऋण नहीं पड़ पाया है, जिसके लिए पूरी तरीके से डॉक्टर रमन सिंह और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है।